कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस लेसन के माध्यम से हम सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जानेंगे। भौतिक विज्ञान कुल मिलाकर आपकी 10 इकाइयों में विभाजित है और इनमें सबसे पहली है स्थिर वैद्युतिकी। इस स्थिर वैद्युतिकी को कुल 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिनका अंकभार 7 है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अनुसार विगत वर्षों में इस यूनिट में से 3 क्वेश्चन आते रहे हैं, जिनका अंकभार 1, 2 और 4 अर्थात एक लघुत्तरात्मक, एक अति लघु, एक लघु और एक निबंधात्मक प्रश्न होता है। कुल मिलाकर इसका वेटेज 7 अंक का है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस यूनिट का नाम स्थिर विद्युतिकी क्यों है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्थिर विद्युतिकी को कुछ इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा इसके अंतर्गत स्थिर विद्युत आवेश और इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग कंप्यूटर प्रिंटर, कंप्यूटर मेमोरी और भूकंप लेखी अर्थात सेस्मोग्राफ में किया जाता है। सबसे पहले इस घटना को समझें। इसके लिए एक वर्ड है चार्ज, जो आप पहले से परिचित हैं। इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले थेल्स को जाना जाता है, थेल्स साइंटिस्ट को, जिन्होंने एम्बर नाम का एक रेशेदार पदार्थ था जिसे ऊन से रगड़ा जाता है तो वह छोटे छोटे भूसे के टुकड़े, कागज़ के टुकड़े आदि को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। एम्बर का चित्र आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। यह एक जीवाश्म रेजिन है। एक्चुअल में एक गोंद की तरह है और जो समय के साथ सख्त हो जाता है। इसका उपयोग प्राचीन काल से ही धूप बत्ती, सुगंधित पदार्थ बनाने में किया जाता रहा है। स्थिर वैद्युतिकी इकाई को 4 पाठों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला अध्याय है विद्युत क्षेत्र। इसके पश्चात गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग अध्याय 2 रहेगा। तृतीय अध्याय विद्युत विभव और चतुर्थ विद्युत धारिता है। विद्युत क्षेत्र से हम प्रारंभ करेंगे और इसके प्रारंभ में सबसे पहले पढ़ते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का घटनाक्रम कुछ इस तरीके से समझा जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत आवेश क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके क्या गुण हैं, इसको जानने की या इस गुण को उत्पन्न करने की कितनी विधियां हैं, इसका मात्रक क्या है और हम कैसे पता करें कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। विद्युत आवेश को परिभाषित करना काफ़ी कठिन कार्य है। हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक गुण है, एक्चुअल में एक भौतिक राशियों में से ही एक है ये। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है जिसके द्वारा वह हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बचपन में हमने कुछ प्रयोग किए थे, जब हम कंघी को सूखे बालों से रगड़ के उसे कागज़ के हल्के टुकड़ों के पास ले जाते थे और वे उससे चिपक जाते हैं। इसी प्रकार का प्रयोग कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें या एबोनॉइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें तो वह भी कागज़ के हल्के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इस स्थिति में कंघा या जो कांच है वह आपका विद्युन्म कहलाता है। विद्युत आवेश को परीक्षाओं की दृष्टि से परिभाषा कुछ इस तरीके से दी जा सकती है। किसी द्रव्य पर आवेग एक ऐसा लक्षण है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा उसका अनुभव करता है। आवेश के प्रकार हम कह रहे थे शुरुआत में कुछ समय पहले कि हम आवेश का फ्लो ऐसे करेंगे, पहले आवेश को परिभाषित करेंगे, फिर इसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। आवेश 2 प्रकार का होता है।
जिनके नाम धनात्मक और ऋणात्मक हैं, तीसरे तरह का कोई आवेश नहीं होता, ये ध्यान रखना है। इसे वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कांच की छड़ ले लेते हैं, ग्लास रॉड, और एक रेशम का कपड़ा ले लिया। इनको एक दूसरे से रगड़ने के बाद जो कांच की छड़ है उसे एक दृढ़ आधार से लटका देते हैं, और इसी तरह की एक और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ देते हैं। अब लटकी हुई कागज़ की छड़ के पास दूसरी जो रगड़ी गई छड़ है उसे उसके पास ले जाते हैं। तो यह जो लटकी हुई छड़ है वो इससे प्रतिकर्षित होती है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ ये दोनों कांच की छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसी तरह का एक प्रयोग और करते हैं, जिसमें एबोनॉइट की एक छड़ लेते हैं और इसे बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। फिर से इसे एक स्टैंड से लटका देते हैं। एक और इसी तरह की एबोनॉइट की छड़ लेकर उसे बिल्ली की खाल से रगड़कर पहली वाली छड़ के पास लाते हैं। तो क्या होगा, घटना उसी तरह की होगी। जो लटकी हुई छड़ है वो दूर हटती है, जैसा कि इस चित्र 2 में दिखाया गया है। बाँ में एबोनॉइट की ये दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर जाती हैं, अर्थात इन दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। पहले वाले प्रयोग में भी प्रतिकर्षण था और जिसमें कांच की छड़ें हैं, और दूसरे में भी प्रतिकर्षण है जिसमें एबोनॉइट की छड़ें हैं। अब हम तीसरा प्रयोग करते हैं। इसमें पहले कांच की छड़ जो रेशम के कपड़े से रगड़ी गई है को दृढ़ आधार से लटका देते हैं। एबोनॉइट की छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ी गई है उसे इसके पास ले जाते हैं। देखिए क्या होता है, चित्र साफ समझा रहा है कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तात्पर्य यह है कि कांच की छड़ और कांच की छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। द्वितीय चित्र के अनुसार एबोनॉइट की छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, परंतु कांच और एबोनॉइट की छड़ एक दूसरे को आकर्षित करती है। कंक्लूजन इसका ये निकला कि कांच की छड़ और एबोनॉइट की छड़ पर जो आवेश है वो भिन्न भिन्न है। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कांच की छड़ के आवेश को, जैसा यहाँ लिखा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ जो रेशम के कपड़े से रगड़ी गई थी के आवेश को धनात्मक माना था। नेचुरल सी बात है, रेशम के कपड़े ने कौन सा चार्ज गेन किया होगा, अगर एक धनात्मक है तो रेशम का कपड़ा ऋणात्मक। तो विद्युत आवेश के धनात्मक और ऋणात्मक नामों के लिए श्रीमान फ्रैंकलिन साहब को जाना जाता है। इस प्रयोग का निष्कर्ष ये निकला कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये अति महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब कोई वस्तु है तो वह जनरली उदासीन होती है। जैसे कंघा है, कांच की छड़ है, उनको रगड़ा नहीं गया है। तो जब कभी इन्हें रगड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में यदि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो हम कहते हैं कि वस्तु ऋणावेशित है, और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है तो बोलते हैं वस्तु धनावेशित है। मतलब सीधा सीधा ये है कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन अगर बढ़े तो वह ऋणावेशित, और वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो उसे धनावेशित कहा जाता है। पदार्थों का हम वर्गीकरण करेंगे। हमारे पास बहुत सारे, जैसे मेरे पास फेविकॉल की डब्बी है, एक पेन है, एक कॉपर का वायर है, एक रबर है, एक इरेज़र है, एक मेरे पास मान लीजिए चांदी का और छोटा सा वायर है। तो इन्हें अगर कैटेगराइज करें तो हम ऐसा अपने अनुभव से जानते हैं कि जो तांबा और चांदी है उनमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से होगा, क्योंकि घरों में जो फिटिंग होती है उनमें तांबे के तार काम में लिए जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो उन्हें चालक कहते हैं, और जिनमें यह नहीं होता है उन्हें विद्युत रोधी को चालक या पराविद्युत कहते हैं। जैसे आपकी फेविकॉल की डब्बी, पेन, इरेजर, शार्पनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आपने अभी पढ़े थे कांच
प्लास्टिक है, बोनॉइट, ये सभी भी परावैद्युत पदार्थ ही हैं। इनके बारे में बार बार आपसे चर्चा की जाएगी, अध्याय 5 में करेंगे और उसके बाद अध्याय 16 में भी इन चीज़ों की चर्चा होगी। अब हम जानना चाहेंगे कि आवेशन और किस किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि घर्षण से उदासीन वस्तुएं थी, वो रगड़ा गया, इलेक्ट्रॉन का आधिक्य हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। आवेशन की और कौन कौन सी विधियां हैं, इनको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। ये आपके सिलेबस में है। वस्तुओं को आवेशित करने की 3 विधियां हैं। हम बहुत शॉर्ट में चल रहे हैं, तो कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप और या इसके लिंक पे शेयर कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो तो सबसे पहली जो विधि है वह है घर्षण द्वारा आवेशन। अभी आपने देखा, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब उनमें उत्पन्न जो विद्युत होती है उसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। ऐसा करने पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया था तो कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को जब रगड़ा गया तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, संपर्क में आए, तो संपर्क बिंदु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो ऋणावेशित और जो त्यागेगी वो धनावेशित कहलाती है। क्या हम कांच की छड़ के स्थान पर अगर तांबे की छड़ लेते तो उसे भी इसी रीति से हम आवेशित कर सकते थे? करके देखते हैं। यह आपको समझाने का प्रयास है। यदि हम तांबे की एक छड़ को हाथ में पकड़ लें, ध्यान दीजिए, तांबे की छड़ है और उसे आपने हाथ से पकड़ा हुआ है, उसे ऊनी कपड़े से रगड़ें तो देखेंगे ऊनी कपड़े से क्या होगा, जो छड़ को स्थानांतरित आवेश है वो शरीर में जाएगा। क्यों? क्योंकि मानव शरीर चालक है और मानव शरीर चूँकि धरती के संपर्क में है तो वह धरती में चला जाएगा। अतः ऐसे में चालक छड़ आवेशित नहीं होगी। ध्यान दें, अगर आपको इस तांबे की छड़ को आवेशित करना है तो इसमें कुचालक हत्था लगाना होगा तथा इसकी सहायता से पकड़ोगे तो कपड़े से रगड़ने पर इसे आवेशित किया जा सकता है। आवेशन की दूसरी विधि है चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। जब एक आवेशित चालक, ध्यान दीजिए, जब एक आवेशित चालक, ठीक है सर, चालक है और आवेशित है, कंडक्टर लाइक कॉपर, चार्ज्ड है, मीन्स उस पर पहले से चार्ज है, इसको जब अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, मीन्स एक दूसरा कंडक्टर है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज है 0, तो आवेश का जब इन दोनों को एक दूसरे कांटेक्ट में लाएंगे, एक दूसरे से टच करेंगे, अगली स्लाइड में जैसे आपको दिखाया गया है, यहाँ पर एक अनचार्ज्ड गोला दिखाया गया है, नीचे की तरफ इसे कुचालक स्टैंड पर रखा गया है, दूसरी तरफ पहले चित्र का दूसरा भाग, उसमें एक और कंडक्टर है बट इस पे चार्ज है, इसको भी कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। इस पर चार्ज को हमने प्लस 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 करके दर्शाया गया है। तो जब एक अनचार्ज्ड गोले और चार्ज्ड गोले को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, देखिए यहाँ पे कांटेक्ट में आ रहे हैं, बोथ इन कांटेक्ट, तो क्या होगा, ये जो चार्ज्ड है उसका चार्ज अनचार्ज्ड के कांटेक्ट में आने पर दोनों में रिडिस्ट्रीब्यूट यानी पुनर्वितरित होगा। ऐसे में जो अनावेशित चालक है वह चार्ज अपने चारों ओर गेन कर लेगा। अगर तीसरे चित्र की तरफ ध्यान दें तो जब इन दोनों को अलग अलग कर दें तो भी जो अनावेशित वस्तु है वो चार्ज त्यागेगी नहीं, वह चार्ज परमानेंटली ग्रहण कर लेती है। इसी का नाम क्या है? क्या है भाई, मन में बोलिए। इसी का नाम है चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। अर्थात इस रीति से अनावेशित गोला आवेशित हो जाता है। आवेशन की तीसरी विधि सबसे महत्वपूर्ण है प्रेरण द्वारा आवेशन। शॉर्ट में समझना चाहें तो हम यूँ कहें कि जब एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश अर्जित कर ले
तो इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। पुनः ध्यान दीजिए, आवेशित वस्तु के निकट संपर्क में आए बिना अनावेशित वस्तु विपरीत प्रकृति का आवेश अर्जित कर ले तो इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास अगले में 10 स्लाइड में हम दिखाएंगे